हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिंदी जीकेजीएस। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी जीकेजीएस पे। दोस्तों, हम आपको अभी आधुनिक भारत के इतिहास करवा रहे हैं और उसके अंतर्गत टॉपिक है आज का 47 नंबर, जो कि है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। तो आइए बिना कोई समय गवाए चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। और हाँ दोस्तों, टॉपिक पे चलने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो आइए देखते हैं भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, यानी कि पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। वहीं पे जब हम 1887 ईस्वी की बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किए थे। 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख जो है कांग्रेस के प्रति क्या हो गया, तो कठोर होता चला गया। वहीं पे दादा भाई नौरोजी है, दत्त है एवं वाचा है, इन्होंने क्या किया, तो धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। यानी कि धन का जो पलायन है इनका वर्णन कहाँ पे है, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ये किनकी पुस्तक है, तो दादा भाई नौरोजी की। उसके बाद हम देखते हैं ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, WC बनर्जी थे, जो चुनाव हार गए थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। उसके बाद हम चलते हैं आगे तो लॉर्ड कर्जन को देखते हैं। तो लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कोलकाता में टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। यानी कि टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई, तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। इस दिन जो है पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। किस दिन, तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं पे स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। उसके बाद हम देख लेते हैं स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। उसके बाद आइए देखते हैं आगे हम, जब स्वदेशी आंदोलन की चर्चा जब हम करेंगे तो स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व सैयद हैदर रजा और मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, पूना एवं मुंबई में तिलक ने किया था, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, और पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया था। और 1906 की जब हम बात करते हैं तो कोलकाता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी। तो पहली बार स्वराज की मांग किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। और कब किया था, तो 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था कांग्रेस के अधिवेशन। तो स्वराज शब्द का जो पहली बार प्रयोग हुआ था वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी यानी कि गरम दल एवं उदारवादी नरम दल नामक दो दलों में विभाजित हो गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बंगला लिखा। बाद में यही गीत बांग्लादेश का क्या बन गया, तो राष्ट्रीय गीत बन गया। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्वनी कुमार दत्ता ने बारिशल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की थी। इससे पहले दोस्तों हम यहाँ एक टेबल छूट गया है, उस टेबल को भी देख लेते हैं। टेबल में क्या है, टेबल में है दोस्तों जो कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणियां हुआ था। तो टिप्पणियां क्या है वो देखते हैं। डफरिन ने क्या टिप्पणी की थी, जो कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है।
ये किसने कहा था? तो डफरिन ने कहा था। वहीं पे करजन की जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। वहीं पे जब हम अरविंद घोष की बात करते हैं तो कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है, इन्होंने यह टिप्पणी किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी की बात जब करते हैं तो कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। उसके बाद जब हम अश्वनी कुमार दत्त की बात करते हैं तो अश्वनी कुमार दत्त ने कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, इन्होंने ये टिप्पणी किया था। वहीं पे लाला लाजपत राय की जब बात करते हैं तो कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। विपिन चंद्र पाल ने टिप्पणी किया कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। आइए आगे देखते हैं अब 1893 ईस्वी का वर्ष, जिसमें एक परिवर्तन बिंदु है, क्या है वो देखते हैं। तो 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद, इनका कार्यकाल कार्यकाल क्या कहिए, जो 1863 से लेके 1902 ईस्वी तक था, यानी कि जन्म 1863 ईस्वी में हुआ था, वहीं पे मृत्यु इसका 1902 ईस्वी में हुआ था, यानी इसका टोटल टाइम पीरियड हो गया आपको। तो 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे। सितंबर 1893 ईस्वी में वहां पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को भी विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया और उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। किसे? तो स्वामी विवेकानंद को। 1893 ईस्वी की जब बात करते हैं तो 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष, इनका कार्यकाल 1872 से 1950 ईस्वी तक था, कि भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 ईस्वी में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। किसने? अरविंद घोष ने। उसके बाद हम देखते हैं 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट, 16 नवंबर 1893 ईस्वी को एनी बेसेंट, यानी कि इनका भी कार्यकाल 1847 से लेके 1933 ईस्वी तक था, भारत आई थी। कब? 16 नवंबर 1893 ईस्वी को एनी बेसेंट। वे वाराणसी शहर में रहने लगी। उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से मैं भी तुम्ही लोगों में से एक हूँ। ये किसने कहा है? तो एनी बेसेंट ने कहा। तो 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी, 1869 से लेकर 1948 ईस्वी तक महात्मा गांधी का भी कार्यकाल रहा। अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए थे। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 ईस्वी का वर्ष जो है महत्वपूर्ण है। नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदूज रिलीजन स्थापित किया था। किसने? तो चापेकर बंधुओं ने। बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन अनुशीलन समिति था, जिसका स्थापना 24 मार्च 1903 ईस्वी को हुई थी। संस्थापकों के अनुरोध पर बैरिस्टर प्रथमनाथ मित्र, यानी कि पी मित्र, इसका नेतृत्व संभाला। उसके बाद इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। इसके प्रथम कार्यकारिणी के 5 सदस्य थे। प्रथम नाथ मित्र अध्यक्ष था, चित्तरंजन दास था, अरविंद घोष उपाध्यक्ष थे, सुरेंद्र नाथ ठाकुर कोषाध्यक्ष थे और सिस्टर निवेदिता कार्यकारिणी की सदस्य थी। 1906 ईस्वी में अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कोलकाता में हुआ था। अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य था खून का बदला खून। दोस्तों, एक बात बताना चाहेंगे, यदि आपको पिक्चर ब्लर होता होगा तो 144 पिक्सल से बढ़ा करके 480 कर लीजिएगा, तो आपको पूरा अच्छा फ्रेश दिखाई देगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे चलकर बारिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य एवं भूपेंद्र नाथ दत्त का गुट अनुशीलन समिति पर प्रभावी हो गया और उन्होंने आंदोलन को और उग्रता प्रदान किया। इन लोगों ने 1905 ईस्वी में भवानी मंदिर नामक अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें कहा गया था कि क्रांतिकारी राजनीतिक सन्यासी का जीवन तब तक बिताए जब तक स्वाधीनता प्राप्त न हो। अक्टूबर 1907 ईस्वी में अविनाश चंद्र भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित
वर्तमान रणनीति उनकी दूसरी पुस्तक थी, जिसमें कहा गया था कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए फौजी शिक्षा और युद्ध आवश्यक है। इसके लिए छापामार युद्ध अपनाने के लिए कहा गया था। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा, जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस सनफ्रांस्की से बम बनाना सीखा। बारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त एवं अविनाश चंद्र भट्टाचार्य ने 1906 ईस्वी में युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया। तो युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका किसने प्रकाशित किया? तो बारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त एवं अविनाश चंद्र भट्टाचार्य ने। युगांतर के प्रथम संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त को 1907 ईस्वी में 1 वर्ष की कड़ी सजा दी गई। 1908 में यह पत्र बंद कर देना पड़ा। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा एवं पुलिन दास ने 1904 ईस्वी में किया था। ढाका में की थी, यानी कि ढाका अनुशीलन की समिति की जो स्थापना है 1904 ईस्वी में ढाका में हुआ था, जिसकी स्थापना पी मित्रा एवं पुलिन दास ने किया था। ढाका में इसकी लगभग 500 शाखाएं थी। उसके बाद हम देखते हैं 11 दिसंबर 1960 को अनुशीलन समिति, यानी कि 11 दिसंबर 1960 को अनुशीलन समिति गैर कानूनी घोषित कर दी गई। कब? तो 11 दिसंबर 1960 ईस्वी को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1960 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम जो है कैनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया, जिससे 2 महिलाओं प्रिंगले की पत्नी एवं बेटी की मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1960 ईस्वी को फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता बारिंद्र कुमार घोष थे। अलीपुर षड्यंत्र केस, जो कि 18 मई 1960 ईस्वी को हुआ था, कलकत्ता के अलीपुर अदालत में 31 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण पेश किया गया। इन व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले दोस्त एक टेबल था, वो भी देख लेते हैं। जो टेबल में क्या दे रखा है, तो खुदीराम बोस के बारे में दिया हुआ है। तो खुदीराम बोस का जो जन्म है 1889 ईस्वी में हबीबपुर जिला मिदनापुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। पकड़ने वाली पुलिस फतेह सिंह एवं शिव प्रसाद मिश्र थे। खुदीराम बोस के मुकदमे में जज कर्णडफ था। सरकारी वकील मानुक व विनोद मजूमदार थे। खुदीराम बोस की ओर से वकील था कालिदास बोस। फांसी की तारीख 11 अगस्त 1908 ईस्वी को एक हाथ में गीता लेकर खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पर जा खड़े हुए थे। उसके बाद देखते हैं जो 19 अगस्त 1908 ईस्वी को 30 आदमियों को सेशन जज के सपुर्द किया गया और 7 सितंबर 1908 ईस्वी को 7 और आदमियों को इस मुकदमे में शामिल किया गया। यही मुकदमा अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। इस केस के सरकारी गवाह नरेंद्र नाथ गोसाई को अलीपुर जेल में सत्येंद्र नाथ घोष एवं कन्हई लाल दत्त ने गोली मार दी। इसके लिए दोनों को फांसी की सजा दी गई। बारिंद्र कुमार घोष, उल्लास सकड़ दत्त, हेमचंद्र दास और उपेंद्र नाथ बैनर्जी को आजीवन काला पानी की सजा मिली। बाकी लोगों को 10 वर्ष, 7 वर्ष एवं 5 वर्ष की सजा दी गई। इस मुकदमे में अरविंद घोष छोड़ दिए गए। तब इन्होंने क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर पांडिचेरी में अपना आश्रम औरेविले स्थापित कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य P.N. वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए थे। विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर ने देशभक्ति से पूर्ण कुछ कविताओं की रचनाएं की थी, जिस कारण नासिक के जज जैक्सन ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 8 जून 1909 ईस्वी को आजीवन निर्वासन का दंड दिया। इस सजा को सर्वथा अनुचित मानकर अभिनव भारत ने जैक्सन से बदला लेने का
विचार किया। जैक्सन के विदाई समारोह में 21 दिसंबर 1909 ईस्वी की रात को एक नाटक खेला जा रहा था। ज्यों ही जैक्सन इसे देखने के लिए फाटक पर पहुंचा, अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने उसे गोली मार दी। जैक्सन की हत्या के अभियोग में अनंत लक्ष्मण कन्हरे, कृष्णाजी गोपाल कर्वे और विनायक नारायण देशपांडे को 19 अप्रैल 1911 को फांसी दी गई।